वेलकम टू द अनदर मीटिंग। और इस मीटिंग में हमें इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी सेमेस्टर 6 ये हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक रहेगा शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में इसके अंदर हमें पढ़ना है। तो शीत युद्ध क्या होता है, एकदम जीरो लेवल से समझाता हूँ तुम लोगों को। शीत युद्ध क्या है, सबसे पहले आप अगर आंसर लिखोगे तो शीत युद्ध में अपनी हेडिंग लगाना कि शीत युद्ध क्या है, फिर आंसर लिखना। जिसमें लिखना कि ये शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था। मतलब इसमें ना तो किसी शस्त्र का इस्तेमाल हुआ था, कोई वेपन यूज़ नहीं हुआ था, केवल विचारों की लड़ाई थी। ठीक है, जिसमें सोवियत संघ था एक तरफ और दूसरी तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों के बीच में वैचारिक लड़ाई थी, जिसमें सोवियत संघ चाहता था कि उसकी विचारधारा को पूरे देश में, पूरे विश्व में इम्प्लीमेंट किया जाए, और अमेरिका चाहता था कि उसकी विचारधारा को अपनाया जाए। ठीक है, सोवियत संघ किस विचारधारा का था? साम्यवादी विचारधारा का। और अमेरिका किसका था? उदारवादी लोकतंत्र की विचारधारा का, पूंजीवाद की। ये सारी विचारधाराएं थी। और शीत युद्ध कब आरंभ होता है? ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आरंभ होता है, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हो जाती है तो पूरी दुनिया में से केवल दो महाशक्तियाँ बचती हैं। एक तो अमेरिका होता है और एक होता है सोवियत संघ। तो ये दो महाशक्तियाँ होती हैं और इनके बीच में ये युद्ध चालू हो जाता है, वैचारिक युद्ध। इसके अलावा अगर मैं इसके कारण बताऊं कि किस तरह से ये कारण हुआ, एक कारण में आपका पोर्ट्समैन सम्मेलन रहता है इसमें शीत युद्ध के। तो एक सम्मेलन होता है जिसके उस सम्मेलन में कौन कौन देश शामिल होता है? अमेरिका होता है, ब्रिटेन होता है और सोवियत संघ होता है। इनको ना एक कुछ प्रश्नों के ऊपर विचार करना होता है इस सम्मेलन के ऊपर, इस सम्मेलन में, जिसमें से एक प्रश्न होता है कि पोलैंड एक देश है, उसकी सीमाओं का निर्धारण करना होता है कि इसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक किस तरह से जाएगी। तो इस सम्मेलन में ये जो पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण करना था, इस प्रश्न पर इन लोगों को विचार करना था। तो इसमें जो सोवियत संघ चाहता था कि जो पोलैंड का जो हिस्सा है वो सोवियत संघ को दे दिया जाए, और अमेरिका और ब्रिटेन जो है इस मांग से सहमत नहीं थे कि जो सोवियत संघ मांग रहा है वो हम उसको दे दें। ठीक है, तो एक कारण ये भी था कि उन्होंने मना कर दिया था। तो ऐसे कोई मना कर देता है तो हर कोई बुरा मान ही जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक ये भी कारण है इसमें, एक कारण इसमें सोवियत संघ का ये भी, इस युद्ध का कारण ये भी था, शीत युद्ध का कारण, कि परमाणु शक्ति। परमाणु शक्ति कैसे थी? जैसे कि अमेरिका ने सोवियत संघ को परमाणु बम गिराने के लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि वो जापान के ऊपर परमाणु बम गिराएगा। तो इस बात को लेकर भी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच में इनके रिश्तों में खटास आ गई थी। तो इसके कारण भी एक शीत युद्ध का आरंभ माना जाता है लोगों के कारण। ठीक है, तो जो परमाणु शक्ति है, जब उसने उसके ऊपर गिरा दिया था तो पूरे विश्व में एक अमेरिका का दबदबा सा हो गया था कि जो अमेरिका है वो एक परमाणु संपन्न देश है, महाशक्ति है। लाइक उसने इस तरह से एक देश को इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो लोग, जो अन्य देश जो थे, उस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे परमाणु बम के इंसिडेंट्स के बाद से। जहाँ पे जापान के कौन से शहर पे गिराए थे? एक नागासाकी था और एक हिरोशिमा। यहाँ पर बम गिराया था युद्ध के दौरान पर इसने, अमेरिका ने। तो वहीं पे उसने जब उसको बम गिरा दिया था तो फिर दोनों ही जो देश थे एक दूसरे की उसमें हथियारों की होड़ में भी लग गए थे कि मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। वो सोचता था मैं उससे आगे निकल जाऊं। हथियारों को लेकर एक दूसरे के बीच में, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था। और यहाँ तक कि स्पेस रेस चल रखी थी इन दोनों के बीच में कि स्पेस में कौन सबसे पहले पहुँच पाएगा, चांद पर कौन जाएगा पहले। तो ये सारी चीज़ें भी इनके बीच में इस तरह से घटित हो रही थी। यहाँ तक कि सेना का भी इसमें हो रहा था कि सेना को लेकर भी इनके बीच में मतभेद था कि वो सेना अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे थे, ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे थे। एयरक्राफ्ट अपने बढ़ा रहे थे, पनडुब्बियाँ, जो यानी कि जो अपने आप को एक तरह से मजबूत करने की भी ये कोशिश कर रहे थे दूसरों के कंपैरिजन में। मीन्स एक दूसरे से कंपटीशन करने लग गए थे इस शीत युद्ध के दौरान ये दोनों देश। जर्मनी, एक अगला इस कारण में, एक शीत युद्ध का कारण ये भी है कि जर्मनी और पूर्वी यूरोप में एक बात हुई थी कि अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों महाशक्ति थे पूरे विश्व में, पता है आपको। तो ये चाहते थे कि, दोनों ही चाहते थे कि जर्मनी उनके नियंत्रण में आ जाए। अमेरिका भी चाहता था, सोवियत संघ भी चाहता था। अब एक ही चीज़ को जब दो लोग चाहते हैं तो दोनों के बीच में तो मतभेद होता ही है। अब जैसे एक लड़की है, अब एक लड़की को दो लड़कों ने पसंद कर लिया तो वो दोनों लड़ाई लड़ने लगते हैं। तो वैसे इनका कुछ सीन था इन दोनों का भी। ठीक है, और इसमें एक कारण, एक बात और हुई थी यहाँ पर 1948 में, एक कि सोवियत संघ जो चाहता था, वो चाहता था कि जो भी देश हैं उसके, मतलब सोवियत संघ की जो सीमाएं हैं जहाँ तक भी फैली हुई है,
उससे आसपास जितने भी यूरोप के जो देश थोड़े बहुत जो सीमाएं लगती हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहता था सोवियत संघ, ठीक है। और उस कब्जे में वो कई हद तक हासिल भी उसने कर लिया था, कब्जा कर भी लिया था उसने यूरोप के कुछ क्षेत्र में, जिसमें से बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, इन क्षेत्रों को अपने उसमें ले लिया था। जिस बात से जो यूरोप के देश थे वो भी नाखुश थे, और साथ ही साथ अमेरिका को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, उसने जो इनके ऊपर अधिग्रहण कर लिया था, कब्ज़ा कर लिया था। और ईरान, और एक और बात बताता हूँ कि एक और रीज़न था इनके बीच में शीत युद्ध चालू होने का, कि ईरान और टर्की का क्या मैटर था कि सोवियत संघ, ईरान और टर्की दोनों के ऊपर ही इसने कब्ज़ा कर रखा था सोवियत संघ ने, यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर कब्ज़ा कर रखा था, तो इन दोनों देशों में इसने कब्ज़ा किया था, तो यहाँ पर अपनी विचारधारा को ये प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। जो इसकी साम्यवादी विचारधारा थी उसको यहाँ पे फैलाने की कोशिश कर रहा था। इस बात से भी अमेरिका नाखुश था। तो क्योंकि अमेरिका तो अपनी विचारधारा को चाहता था, तो ये यहाँ पर अपनी विचारधारा को प्रसार कर रहा था, तो अमेरिका इस बात से भी खुश नहीं था। तो इसके कारण भी अमेरिका के बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ता चला गया था। नेक्स्ट रीज़न मैं आपको बताऊं तो चर्चिल का एक फुलटन भाषण था। चर्चिल कौन है? ये प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने एक अपने भाषण में कुछ बातें कही थी, और वो बातें ऐसी थी, इन्होंने कहा था कि जो साम्यवाद है सोवियत संघ का, वो मानव के लिए एक आपत्ति है, महान विपत्ति है। मतलब एक नेगेटिव वे में बोला था कि जो साम्यवाद है वो सही नहीं है एक मानव के लिए, और काफ़ी गलत बातें बोली थी इन्होंने अपने भाषण में। सोवियत संघ को लेकर एक ये बात भी बोली थी कि जो सोवियत संघ है वो यूरोप को ढाल बनाता है, एज अ शील्ड इस्तेमाल करता है। जैसे कि कोई चीज़ है, अभी आपको कोई मार के फेंकता है, तो आप किसी चीज़ का सहारा लेकर अपने आप को बचाते हो। तो वैसे ही इन्होंने बोला था कि जो सोवियत संघ है वो यूरोप को अपनी ढाल बना के इस्तेमाल करता है। तो इनका भाषण भी बहुत ज़्यादा माना जाता है कि शीत युद्ध इनके भाषण के कारण शुरू हुआ था। इसके अलावा एक रीज़न और है, ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन एक नेम है, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे ये ट्रूमैन, ठीक है। तो ट्रूमैन ने एक कुछ ऐसी नीति बनाई थी, जिसमें क्या नीति थी कि जो साम्यवादी है और जो साम्राज्यवाद है, इसके खिलाफ में नीति थी ये ट्रूमैन की। कुछ नीतियाँ थी जिसमें कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना इनका उद्देश्य था इस नीति के अंतर्गत। और ये किस तरह से इस नीति में और क्या होता था कि जैसे जो देश थे उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके अपनी ओर आकर्षित करके उनको अपने पूंजीवादी उसके अंदर मिलाने की कोशिश की जाती थी इस ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत। जैसे छोटे बच्चे को एक लॉलीपॉप दे के चुप करा के उसके अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, उसको बुलाने की कोशिश करते हैं कि आजा मेरे पास आजा। तो वैसे ही इसमें था कि जो ट्रूमैन सिद्धांत में कि आर्थिक सहायता प्रदान करके देशों को, दूसरे देशों को उनके उपाय किए जाते थे, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाता था, ठीक है। तो एक ये कारण भी माना जाता है कि इस सिद्धांत की घोषणा के कारण भी शीत युद्ध का आरंभ चालू हो गया था। अब इसके चरण देख लेते हैं शीत युद्ध के। टोटल 7 चरण है। तो चरण में कैसे देखना है हमें कि पहले चरण में इस साल से इस साल के बीच में ये काम हुआ था, इस साल से इसका ये हुआ था। तो टोटल देखना है, पूरा रिपीट करना है हमें जो भी पढ़ा है, बट चरण वाइज। तो पहला चरण आपका 1947 से लेकर 1950 के बीच में देखा जाता है। 1947 ईयर याद रखना, भारत जिस दिन आज़ाद हुआ था, जिस साल पे, तो इससे याद रखना है ये सन को आप, 1947 to 50। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रूमैन का जो सिद्धांत मैंने आपको बताया था वो इसी में आरंभ होता है, इसी में लगाया जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के उसके द्वारा। तो इस सिद्धांत को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें यह था कि सोवियत संघ के साम्यवाद के विस्तार को रोकने का इसमें नीति बनाई गई थी, जिसमें सोवियत संघ के साम्यवाद को रोकने की एक नीति थी। और इसमें क्या हुआ था, इसी सिद्धांत को मार्शल योजना के नाम से भी जाना जाता है आपको। और मैंने बताया था आपको कि इसी साल में 1947 से 1950 के बीच में ही जो यूरोप के जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था वाले देश थे, जैसे कि छोटे मोटे देश थे जिनके अविकसित थे, अंडर डेवलपमेंट थे, जिनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उनको अमेरिका के द्वारा फाइनेंशियली उनकी हेल्प की गई थी, वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी उनके द्वारा इसी चरण के दौरान। और इसी चरण में नाटो की स्थापना भी की गई थी। नाटो आप कुछ जानते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो आपने सुना होगा ये।
इसके बाद आपका 1952-53 ये 3 साल, तो ये आ जाता है आपका दूसरे चरण में। इस चरण में कोरियाई संकट आता है आपका, ठीक है। इसी चरण में एक कोरिया देश है, आपने सुना होगा नाम, तो उसमें कोरियाई संकट होता है। और इसी चरण के अंदर जो परमाणु हथियारों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ मिलकर बनाने लगता है। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों इसी चरण के दौरान, दूसरे चरण के दौरान ही दोनों मिलकर परमाणु हथियारों के निर्माण में लग जाते हैं, पर परमाणु हथियार बनाने की वो कोशिश करते हैं। और दोनों महाशक्तियाँ परमाणु संपन्न शक्ति बन रही थी, इसी दौरान के दौरान बन चुकी थी, मतलब बनने की कोशिश कर रही थी और परमाणु बम बना रहे थे दोनों के दोनों सेकंड चरण के दौरान में। और तीसरे चरण में क्या होता है कि जो स्टालिन थे, तीसरे चरण में स्टालिन की मृत्यु हो जाती है और संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति ड्रूमैन कहाँ के थे, अमेरिका के, वो उनके स्थान पर आइजनवार आ जाते हैं, ठीक है। तो अमेरिका में जो शासन करते थे ड्रूमैन, जो राष्ट्रपति थे, जो मैंने आपको बताया था ड्रूमैन का सिद्धांत, वो यही नाम है। तो इनकी जगह पे आइजनवार आ जाते हैं और सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु का काल होता के नाम से जाना जाता है, ये 1953 का साल इसमें, ठीक है। तो इसी 2 बातें बताई अभी मैंने कि स्टालिन की मृत्यु होती है और ट्रूमैन की जगह आइजनवार आ जाता है अमेरिका में, ठीक है। स्टालिन कहाँ के थे, सोवियत संघ के थे। और इसी तीसरे चरण के दौरान ही 1953 टू 1957 में एक वार्सा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वार्सा पैक्ट क्या होता है, इसमें ये हुआ था वार्सा पैक्ट में कि जो रूस है, सोवियत संघ के जितने भी देश आते हैं सोवियत संघ के अंदर जो आते थे, यूक्रेन, बेलारूस, कई सारे देश थे, तो उन्हीं लोगों ने एक हस्ताक्षर किए थे और हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से जर्मनी का विभाजन कर दिया था 2 भागों में, ठीक है। तीसरे चरण में जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, उसको उसके जो मैप था पूरा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था सोवियत रूस ने हस्ताक्षर करके, जो भी जितने भी उसके देश अंदर आते थे सोवियत रूस के अंदर, ठीक है। और तीसरे चरण के दौरान ही सोवियत जो संघ था वो अपने विकास की ओर देख रहा था बहुत ज़्यादा, विदेशी मामलों को सुधारने की भी कोशिश कर रहा था। जो विदेशी मामलों में उसके साथ जो संघर्ष चल रहा था अन्य देशों के साथ, उनको सुधारने में भी लगा हुआ था तीसरे चरण में, और अपने घरेलू विकास पे को भी ध्यान दे रहा था इसके अंदर। तो ओके, और चौथे चरण पे आ जाते हैं। तो चौथे चरण में कह सकते हैं कि चौथे चरण में 2 चीज़ें हुई थी। ये किससे 1957 टू 62, 1957 से लेके 1962 के बीच में चौथा चरण चला था। तो इस चरण में एक तो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था और दूसरा तो सहअस्तित्व की लड़ाई चल रही थी दोनों के बीच में। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसमें दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आ चुकी थी इस संकट के दौरान, और ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि ये एक दूसरे के ऊपर हमला कर देंगे, और अगर ये हमला कर देते तो बहुत बड़ा तीसरा विश्व युद्ध कह सकते हैं कि हो सकता था। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट ये था कि इसमें दोनों की जो वॉरशिप्स थी एक दूसरे की, वो एक दूसरे के सामने आ गई थी और हमले की स्थिति बन गई थी। तो क्यूबा मिसाइल संकट ये था। और सहअस्तित्व में कह सकते हैं कि मतलब एक दूसरे को प्रूव करने में लगे हुए थे कि मैं उससे तेज़ हूँ, मैं उससे तेज़ हूँ। तो अपने अस्तित्व को लेकर दुनिया में बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम शक्तिशाली हैं, और वो सोचता था कि मैं शक्तिशाली हूँ। उसके बाद इसमें आपका 5वां चरण आ जाता है 1962 से लेके 1969 के बीच में ये चलता है। तो इस चरण को भी कहते हैं कि ये सहअस्तित्व की प्रतियोगिता के रूप में माना जाता है। मतलब प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन था इन दोनों के बीच में इस चरण के दौरान में, चाहे वो परमाणु शक्ति को लेकर हो, सेना को लेकर हो, हथियारों को लेकर हो, ठीक है। तो उनके बीच में ये इस चरण में ये सारी चीज़ें हो रही थी 5वें चरण में। और इसमें कुछ संधियाँ भी हुई थी, मतलब कि इस चरण में 5वें चरण में मतलब बहुत ज़्यादा हथियार भी बन रहे थे, क्योंकि हथियार बन रहे थे तो ये हथियार बनाना भी सही नहीं था दुनिया के लिए। तो उसके संरक्षण के लिए भी 5वें चरण में क्या होता है, पार्सल टेस्ट बैन ट्रीटी आती है। इसमें क्या होता है, जो हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, वातावरण में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर, कि जो परमाणु टेस्टिंग हो रही थी, परमाणु बना रहे थे, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और एक और 1968 में एक और बनाई गई थी जिसके द्वारा परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। तो 5वें चरण में मैंने क्या क्या बताया आपको, 5वें चरण में मैंने बताया कि प्रतियोगिता का समय इसको माना जाता है कि दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगी हुई थी, चाहे वो हथियार के क्षेत्र में हो, चाहे वो परमाणु हथियारों के उसमें हो। और इसी के दौरान
कुछ ऐसी ट्रीटीज आई थी, ऐसी संधियाँ हुई थी कि परमाणु शक्ति के विस्तार को रोकने को लेकर, ठीक है। और फिर छठा चरण आ जाता है अब यहाँ पे आपका। तो छठे चरण 1969 टू लेकर 1978 इसके बीच चलता है, और इसी चरण के दौरान सोवियत संघ की चीन से एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है एक हिस्से को लेकर इस चरण के दौरान में ही, और इसके दौरान ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी होता है 1971 का, आपने सुना हुआ है, ठीक है, छठे चरण के दौरान ही। तो क्या बताया मैंने, चीन के साथ लड़ाई हो गई थी एक ज़मीन के कुछ हिस्से को लेकर, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था 1971 में इसी के दौरान में। और जो राजनीतिक लक्ष्यों को लेकर भी दोनों महाशक्तियों के बीच में मतभेद था इस चरण के दौरान सबसे ज़्यादा, राजनीतिक लक्ष्यों को लेकर, मतलब कि राजनीतिक जो विचार थे दोनों के बीच में, उनको लेकर भी बहुत मतभेद था इनके बीच में। इसके बाद आपका सबसे लास्ट वाला चरण है 7वां चरण, ये चलता है आपका 1979 से 1987 के बीच में चलता है। तो ये चरण आपका माना जाता है कि नए शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इस चरण को, नया शीत युद्ध। और इसी चरण को, 7वें चरण को भी, ये लास्ट चरण है आपका शीत युद्ध का, इसको तनाव की समाप्ति का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस चरण में जो है तनाव धीरे धीरे कम होता चला गया था इस चरण में। और जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों के बीच में अंतरिक्ष तक पहुंच को लेकर भी प्रतियोगिता थी, बड़े बड़े शस्त्रों की दौड़ लगा रखी थी इन दोनों के बीच में। और अंतरिक्ष का जो सिनेरियो बना था वो 7वें चरण में ही बना था आपका, कि अंतरिक्ष तक पहुंच को लेकर भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कार्यक्रम चलाए थे, जैसे कि स्टार वॉर्स नाम से चलाया था एक कार्यक्रम, जिसमें अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने को लेकर कंपटीशन था इसके बीच में 7वें चरण में, मेनली ये कह सकते हैं आप। और इसमें संयुक्त राष्ट्र के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ऐसे हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब कार्रवाई से हटा दिया था जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी थे 7वें चरण में, जैसे कि सोवियत संघ का परमाणु बम, ऐसे शस्त्रों को भी बंद कर दिया गया था। और मिखाइल गोर्बाचेव, आपने नाम सुना होगा, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने भी अपनी नीतियाँ लाई थी इस चरण के दौरान। जो नीतियाँ, उन नीतियों का कारण जैसे कि पुनर्निर्माण की नीति, खुलेपन की नीति, जिससे बाहर की जो देश की जो कंट्रीज़ की कंपनियां हैं वो हमारे देश में आकर अपने कारखाने खोलें, अपनी नीतियाँ बिज़नेस चलाए, ऐसी नीतियाँ बनाई थी मिखाइल गोर्बाचेव ने, जिससे कि तनाव को कम करने की कोशिश की जा सके। तो 7वें चरण में ये सारी हुआ था। एक बार हल्का सा थोड़ा सा बता देता हूँ, 7वें चरण में क्या हुआ था कि दोनों महाशक्तियों के बीच में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी वो था, कॉम्पिटिशन था, और नाभिकीय हथियारों को कार्रवाई से हटा दिया गया था, जो हथियार बहुत ज़्यादा विनाशकारी थे, ऐसे हथियारों को। और फिर मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ भी आई थी इसके अंदर। तो ये था आपका चरणों के क्षेत्र में, ठीक है, चरण मैंने बता दिए। तो ये कंप्लीट होता है आपका टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर इतना बहुत है। अब मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू।